हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो अपना टॉपिक है ना मेटल्स नॉन मेटल्स के जो पार्ट 2 है लेक्चर हुआ है, उसमें हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में देखेंगे कि मेटल्स का ऑकरेंस कैसे होता है। तो अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स। सारे मिडल सोर्स के ना जो अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स फ्रॉम द सोल्युबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। सी वाटर्स के पास भी सम साल्ट के फॉर्म में जो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कुछ जो मेटल्स हैं ना यहाँ से भी हमको सोल्युबल साल्ट के फॉर्म में मिलता है इन द सी वाटर। द एलिमेंट्स और द कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। और जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास जो नेचुरल अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज नोन एज मिनरल्स। आफ्टर सम टाइम द प्लेस द मिनरल्स कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द particular metals, and the metals are profitably extracted from its, and these minerals are called the ores। और जो भी मिनरल्स जो भी मिनरल्स जो कंटेंट होते हैं हाई परसेंटेज पर्टिकुलर मेटल्स और मेटल्स तो एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं। दैट्स मिनरल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल्स का ना एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मिनरल्स इज आर ओर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। जो हम लोग पहले रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ द मेटल भी देख चुके हैं। हैविंग दिस नॉलेज वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द हाउ द मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में अवेलेबल है। सम आर दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। जैसे कि अभी जो हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये दीज आर फाउंड in sea water as a form of compound, not in the form of free state. But this some elements or metals are found in the earth in the earth crust as in the free state. Some are found in the some are found in the form of compound. The metals at the bottom of the activity of series are least reactive and they often in the free state. जो हमने इधर सीरीज ऑफ द मेटल्स में हमने देखा ना कि जो सीरीज था ना उसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल्स थे, जो अपने पास लेस रिएक्टिव मेटल थे, जैसे कि अपने पास जो लेस रिएक्टिव थे सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सब जो लेस रिएक्टिव मेटल थे ना, तो वो यहाँ पे भी ये चीज़ें मेंशन होगा। तो ये लेस रिएक्टिव जैसे गोल्ड और सिल्वर, तो अपने पास नहीं, ये सब क्या है नेटिव स्टेट में अवेलेबल है, तो ये हमारे पास फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम्स, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर इज सल्फाइड और द ऑक्साइड ओर्स। अगर हम कॉपर और सिल्वर को देखें तो ये सब क्या है फ्री स्टेट में भी अवेलेबल है, लेकिन इसके अगर इस ना कंबाइंड स्टेट में भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड द ऑक्साइड के ओर्स में। ठीक है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सीरीज, द टॉप ऑफ दिस द एक्टिविटी सीरीज जैसे पोटासियम, sodium, calcium, magnesium and aluminum. These are high reactive elements, high reactive metals. So they are so reactivity of this that they are never found in nature as a free state. तो इसमें ना क्या है कि ये सब क्या है कि हाईली रिएक्टिव है, तो नेचर के अंदर क्या है फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है, नॉट फाउंड इन नेवर फाउंड इन द नेचर एज अ फ्री एलिमेंट। दिस मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सीरीज दैट इज जिंक, आयरन, lead, that is moderately reactive. Zinc, iron, lead and the copper, that is it is a middle of the activity series और reactivity series बोलना चाहिए तो are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxide, sulfides and the carbonates के form में. We'll also find the ores are many metals or are oxide. This is because the oxygen is very high reactive element. It is very abundant on the earth. तो बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो मिलता है ना ओर्स वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे ज़्यादा इसमें के साथ रिएक्शन अकर्स होता है। तो एबंडेंट और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में क्या है अर्थ पे अवेलेबल भी है। Thus, on the basis of the reactivity, you can group the metal into the following three categories. The metal has low reactivity, metal has a medium reactivity, and metal have high reactivity। यही चीज़ है, ठीक है, ये तीनों, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स वी कैन ऑब्टेन द फ्लोइंग मेटल्स एंड फॉलिंग इन ईच कैटेगरीज। तो सिवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स। जितने भी प्योर मेटल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ओर से होते हैं, तो हम लोग देखते हैं ईच स्टेप्स एक्सप्लेन। तो ओर्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मेटल हैव द हाई रिएक्टिविटी, लो, मीडियम रिएक्टिविटी एंड द लो रिएक्टिविटी। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ना मोल्टन्स ओर्स से प्योर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। जो भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, देन प्योर मेटल मिलता है। मीडियम मेटल्स में हम कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के ओर्स को ना कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस करके ऑक्साइड ऑफ मेटल्स को रिडक्शन करके मेटल्स को प्यूरिफिकेशन करते हैं, देन हमको मिलता है। लो रिएक्टिव सल्फाइड ओर्स के रोस्टिंग के मेटल्स एंड रिफाइनिंग करके हमको मिलता है। देखते हैं सारे प्रोसेस को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स की। तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेंट
विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच ए सॉइल सैंड कॉल गैंग यू। तो अपने पास जितने भी जो मिनरल्स हो माइंड में, अगर हम ओर्स के माइंड को देखें अर्थ क्रस्ट के में, तो क्या होता है बहुत सारे अमाउंट्स के इम्प्योरिटीज़ उसमें क्या होता है अटैच होते हैं, जैसे सॉइल सैंड मॉइस्चर, उसको ना गैंग्यू बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर्स इज प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द। तो सबसे पहला प्रायोरिटाइज होता है कि प्रायोरिटी होता है कि उसको रिमूव करना है इस इम्प्योरिटीज़ को, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ना, दिस प्रोसेस यूज फॉर द रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर ऑन द बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग्यू दी ओज ऑफ डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयड। तो अलग अलग हम सेपरेशन प्रोसेस इसको क्या करते हैं हटाते हैं। सबसे पहला काम यही होता है। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल अदर लो रिएक्टिव सीरीज, सबसे पहले हम लो रिएक्टिव सीरीज से देखते हैं, ठीक है। तो मेटल्स लो रिएक्टिव से इज वेरी अनरिएक्टिव, जो कि अनरिएक्टिव होता है। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस मेटल बाय द हीटिंग एलोन। तो इसके ऑक्साइड को ना अगर हम मेटल्स कैन बी रिड्यूस the oxide of these metals can be reduced to metal by the heating alone. For the example जैसे सिनेबर दैट इज HGS। सिनेबर से हम लोग ना कि ये ना ओर ऑफ मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी का ना ये ओर होता है। सबसे पहले कि इवन अगर इसको हीट करोगे ना, सिनेबार्स को हीट करते हैं एयर के साथ, तो फर्स्ट ये कन्वर्ट होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को देन रिड्यूस करोगे, फिर से उसको हीट करोगे ना, तो वो क्या करता है मर्क्यूरी, तब मिलता है मर्क्यूरी और द फर्दर हीटिंग। तो ये मेरे पास मर्क्यूरी आता है इस तरीके से। फिर कॉपर को अगर देखोगे तो कॉपर CuS के फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर्स के अंदर, ठीक है। और जब इसको हीट करोगे ना, ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग द एयर, तो इसको हीट करोगे तो फिर तुम्हारे पास ना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड। देन कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करोगे तो तुम्हारे पास कॉपर मिलता है। तो ये प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस हमने क्या देखा कि अपने पास ना सिनेबार से हम लोग मर्क्यूरी को निकाले CuS नेचर से, एक कॉपर सल्फेट होगा, ये कॉपर सल्फाइड होगा, कॉपर सल्फेट नहीं कॉपर सल्फाइड से ना ये अपने पास क्या मिला, कॉपर सल्फाइड से अपने पास क्या निकल के आया, कॉपर मिलता है। तो ये इस तरीके के हम ओर्स को ना यूज करके मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। द मेटल ऑफ द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच आयरन जिंक लीड और कॉपर, तो ये सब मॉडरेट रिएक्टिव है। दिस आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और द कार्बोनेट्स के फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है, जिसको ईजियर टू ऑब्टेन द एज ए मेटल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड एंड द कार्बोनेट। देयर फॉर द प्रायर रिडक्शन क्या होता है, इसका प्रायर प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिडक्शन करते हैं मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट्स को ना मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड, और सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग द स्ट्रांगली इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो ये प्रोसेस क्या, दिस प्रोसेस को रोस्टिंग, हम कभी भी ना सल्फाइड के ओर्स को ना कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑक्साइड, सल्फाइड के ओर्स को क्या करते हैं ना कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्साइड बाय द हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में के प्रेजेंट में, और एक्सेस हीटिंग करते हैं, क्योंकि जितना एयर ज़्यादा होगा उतना ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा उतना ज़्यादा हीटिंग होगा। तो उस प्रोसेस को ना हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। और कार्बोनेट्स के जब भी सल्फाइड के ओर्स को, कार्बोनेट्स के ओर्स को अगर एक्सचेंज करते हैं ऑक्साइड में स्ट्रांगली सेम कंडीशन इन द लिमिटेड एयर, तो इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों प्रोसेस, द रोस्टिंग प्रोसेस एंड द कैल्सिनेशन प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन ऑफ द जिंक ओर कैन शो इन दिस फ्लो। द रोस्टिंग अगर जिंक सल्फेट को देखें तो जिंक सल्फाइड होगा ये भी, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक ऑक्साइड बना देगा, फिर जिंक कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और तुम्हारे पास ना फिर से जिंक निकलेगा यहाँ से। तो मेटल ऑक्साइड को देन रिड्यूस करते चले जाओगे हीट करके, तो तुम्हारे पास क्या है ना सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिंक का ये तुम्हारे पास जिंक मिलता है। तो वैन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद द कार्बन देन रिड्यूस द मेटालिक जिंक। तो इस तरीके से देन वी ऑलरेडी द फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोग ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एक क्या है, एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, दिस मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। अगर the process of oxidation and the reduction explain this process this chapter, obtaining the metal in the form of compound also as the metal from their compound and also a reduction process. Besides the using the carbon coke and reduce the metal oxide to the metal, sometimes the displacement reaction can also use and high reactive metals such sodium, calcium chloride, calcium, aluminum used to reducing the agent because they are displaced the metal of raw reactive where they are compound for the magnesium oxide is heated with the aluminum powder and the from the reaction। तो इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स को यहाँ से ऑप्टेन कर रहे हैं। मैग्नीज जैसे हम लोग यहाँ पे ऑप्टेन कर रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को, तो हमारे पास क्या मिलता है, मैग्नीज मिल जाता है। तो ये अपने पास ना इस तरीके से हम लोग क्या है मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व सो द लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल आर प्रोड्यूस
इन द लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट से द रिएक्शन इज आयरन ऑक्साइड Fe3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगा और आयरन ना डिस्प्लेस करेगा, ऐसे आयरन निकल के आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड बनाएगा और एक हीट रिलीज करता है। और इस प्रोसेस को ना थर्मिट्स रिएक्शन बोलते हैं, जो कि रेलवे ट्रैक्स के यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस द ज्वाइन के लिए, जो रेलवे ट्रैक का ना ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसेस होता है, उस ज्वाइनिंग के लिए उसमें ये कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या होता है ना, जब गर्मी के समय में क्या होता है, एक्सपांसन होता है, इसलिए क्या होता है कि ना थोड़ा सा गैपिंग रहने देता है ताकि एक्सपांसन के समय एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, तो एक्सपांसन हो भी तो इस तरीके से, इसलिए इसको इस ज्वाइंटिंग के लिए थर्माइट प्रोसेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्टिंग द मेटल टू अदर टॉप एक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो मेटल अब हाई ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ द सोडियम, मैग्नीज एंड कैल्शियम, एल्युमिनियम रिस्पेक्टिव मेटल, दिस इज बिकॉज द मेटल्स ऑफ द मोर एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन देन द कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये सब ना रिस्पेक्टिव मेटल, दिस इज बिकॉज द मेटल आर हैव मोर एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन एंड द कार, दिस मेटल आर ऑब्टेन फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। तो इस सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेटल्स आर डिपोजिट एट द कैथोड विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स वेयर क्लोरीन इज लिबरेटेड एंड एट एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द रिएक्शन। देखो यहाँ पे जैसे सोडियम और इलेक्ट्रॉन दैट इज सोडियम, तो ये अपने पास कैथोड एनोड रिएक्शन है, ये कैथोड रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, रिफाइनिंग करते हैं, मेटल्स का रिफाइनिंग किया जाता है। तो मेटल प्रोड्यूस वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब एवब आर नॉट वेरी प्योर, द के कंटेन इम्प्यूरिटीज एंड रिमूव द ऑप्टेन प्योर मेटल। तो इस द मोस्ट वाइडली यूज द मेथड फॉर द रिफाइनिंग द इम्प्यूरिटीज दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को प्योर स्टेट में, प्योर फॉर्म में लेने के लिए हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अगर देखोगे तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉरिजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन्स, 3 टॉपिक बचे हैं, 1 मिनट। इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सब ना रिफाइन किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली, जो कि इन प्रोसेस में इम्प्यूरिटीज़ जो मेटल होते हैं, एक होते हैं इम्प्यूरिटीज़ मेटल्स। तो इम्प्यूरिटीज़ मेटल इनसाइड द मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड, जो इम्प्यूरिटीज़ मेटल होते हैं उसको मेटल्स एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, एक एनोड एक कैथोड। और सॉल्यूशन जो होता है मेटल साल्ट इज फ्रॉम a solution of metal salt is used as a electrolytes. The apparatus set up in this figure on the passing of current through the electrolyte, the pure metal from the anode, जो कि pure metal जो होते हैं anode from the anode dissolve into the electrolytes and the equivalent amount of the pure metal of the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution where the insoluble impurities settle down the bottom, जो soluble impurities होते हैं वो solution में जाते हैं, और जो bottoms के insoluble impurities settle on the bottom and bottom of the anode are known as the anode mud, इसको बोलते हैं anode mud। तो इस तरीके से ना हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकालते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सबसे इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले तो एनोड इम्प्यूरिटीज़, ये देखो इम्प्यूरिट एनोड मड, ये टैंक, ये तुम्हारे पास एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ से क्या है ना कि सबसे पहले एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो यहाँ से एनोड इज इम्प्योर कॉपर, वेयर एनोड इज इम्प्योर कॉपर, ये जो एनोड जो है ये इम्प्योर कॉपर है। अब कैथोड पे जो बनेगा ना, जो भी मूव करेगा, तो वेयर द कैथोड इज स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। अब जितने भी एनोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइज हुआ, यहाँ से क्या क्या मूव करके सबके सब देखो यहाँ से मूवमेंट हुआ और यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो कॉपर बना ना, यहाँ पे सबके सब प्योर बना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, जब करंट को पास करोगे तो प्योर मेटल कहाँ फॉर्म करेगा, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड से डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, और कैथोड पे जाके ऑन द मेटल इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट कहाँ होगा, ऑन द कैथोड पे होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग प्रोसेस। कॉरिजन की बात करोगे तो कॉरिजन पिछले दोनों लेक्चर में आई थिंक कॉरिजन था, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ वही चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास क्या है ना कि एक्सपोज कभी भी कोई भी आयरन्स का पार्टिकल्स या सिल्वर आर्टिकल्स बिकम अ ब्लैक, जो सिल्वर का अगर कोई भी हम क्या करते हैं अगर यूज करते हैं तो आर्टिकल्स, तो कोई भी सिल्वर का अगर हम ये रिंग यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है उसमें ना एक्सपोज होता है, एयर के एक्सपोज में क्या करता है ना
रिएक्ट होके, दिस इज बिकॉज द रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर, जो सल्फर है तो उस पर एक कोटिंग चढ़ जाता है, जिससे इसका सल्फर सिल्वर सल्फाइड का एक कोटिंग चढ़ जाता है। जैसे कॉपर रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन एयर, स्लोली लॉसेस इज शाइनी ब्राउन सरफेस हो जाता है और गेन कर जाता है ग्रीन कोटिंग का। तो ये सब चीज़ें दैट इज अदर सब्सटेंसेस का कॉपर कार्बोनेट आयरन के साथ एक्सपोज होता है तो ये रिक्वायर कर लेता है कोटिंग, जो कि ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, इसको बोलते हैं रस्टिंग। तो ये सब चीज़ें ना अपने पास है कॉरिजन, ये सब कॉरिजन अलग अलग चीज़ें का, ठीक है। वी विल ऑब्जर्व द आयरन नेल्स रस्ट इन द ट्यूब, ठीक है। अब बट दे डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स इज एक्सपोज विद बोथ द एयर एंड वाटर। पहले वाले में ना अगर एक्सपोज करोगे वाटर एयर के साथ तो इस पर, लेकिन इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज ओनली वाटर। अगर सिर्फ वाटर के में एक्सपोज हो रहा है ओनली वाटर एंड द एक्सपोज इन वाटर एंड देयर नेल्स टेस्ट ट्यूब सी एक्सपोज ओनली ड्राई एयर। तो मतलब देयर इज मॉइस्चर और एयर दोनों के कंटैक्ट होना जरूरी है फॉर द रस्टिंग। इससे ये पता चलता है द इन्वेस्टिगेशन द कंडीशन अंडर द आयरन रस्ट इज ट्यूब ए बोथ द एयर एंड वाटर्स इट प्रेजेंट, लेकिन ये दोनों में नहीं है क्योंकि दोनों का कंडीशन होना जरूरी है। प्रिवेंशन अगर करोगे कोरिजन का तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। जैसे कि घर में भी देखते हैं कि कोई आयरन का जो कोई गेट होता है या कुछ भी यूज करता है आयरन का जो भी हमारे पास, तो उसको पेंट किया जाता है, वायलिंग कर देते हैं, या तो उस पर उसके ऊपर वाइल लगा दो, फिर ग्रीसिंग कर दो या ग्रीसिंग कर देते हैं, या गैल्वराइजिंग करते हैं। गैल्वराइजिंग या क्रोम पेंटिंग होता है एक, या एनोडाइजिंग करो, या एनोडाइजिंग के बारे में अभी इसी में बता ही रखें, एलुमिनियम का मेकिंग एलॉय। तो गैल्वनाइजेशन में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नया टर्म आता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। स्टील और आयरन के ना रस्टिंग प्रोसेस से बता हेल्प होता है बाय द कोटिंग एक थिन लेयर ऑफ जिंक का हम लोग कोटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इसको क्या किया जाता है, लेयर बना के जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है उस पर। द गैल्वनाइज आर्टिकल्स इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग ऑफ द इवन द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, ठीक है। तो एलॉइंग जो होता है, एलॉय की बात करें तो एलॉइंग इज वेरी गुड मेथड फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सो दैट डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड जैसे आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट नेवर यूज इन द प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज द प्योर इन आयरन इट is very soft and stretches easily when hot, but they mix with a small amount of carbon. It's become harder and strong. So when the iron is mixed with the nickel and chromium, we get a stainless steel. तो आयरन को हम लोग मिक्स करके निकल और क्रोमियम के साथ भी स्टेनलेस स्टील लेते हैं, which is hard and does not rust. Thus the if iron is mixed with some other substances, properties change. In fact, the properties of metal can change with mixed with some other substances. The substance added are metal and non-metals, and alloy is homogeneous mixture of two or more. Alloy कभी भी it is a homogeneous mixture of two or more. तो ये तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा definition हो सकता है. The metal non-metal it is prepared first meeting of the primary metals and then dissolving the element and the definite properties you can cool down and then temperature. तो ये तुम्हारे पास है. एक छोटा सा बात और बता देता हूँ, जैसे कुतुब मीनार के बारे में, तो यहाँ पे आज तक ना रस्टिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, या पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और प्योर गोल्ड के बारे में बताया था, 24 कैरेट्स का जो गोल्ड होता है वो प्योर वेरी सॉफ्ट होता है, इसके लिए हम 22 कैरेट्स का ही गोल्ड यूज करते हैं। उसमें 2 कैरेट्स ना कॉपर और सिल्वर का यूज करके बनाते हैं, उसे एलॉय को फॉर्मेशन करते हैं गोल्ड का। तो ठीक है, बस इतना ही था और कुछ इसमें है नहीं, तो कंप्लीट करते इसलिए यहीं पर एंड करते हैं चैप्टर को, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। देन आफ्टर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।